हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से एक सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसका विस्तार किस प्रकार हुआ और इसके सबसे शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण रहे और इस पर कितने वंशों ने शासन किया और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली महाजनपद काल वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई, फिर आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का दौर शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पहले जो लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, अब उनकी सोच बदल गई और लोगों ने कबीलों से आगे बढ़कर ग्राम, फिर जनपद और अंततः महाजनपदों के निर्माण और विस्तार में लग गए, जिसके बाद 16 महाजनपद वजूद में आए, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। यानी इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें इन दो ग्रंथों से प्राप्त हुई। फिर इन 16 महाजनपदों में सबसे विकसित और सबसे शक्तिशाली होने का एक संघर्ष का दौर शुरू हुआ और इस होड़ में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरता है, जिसमें कई शक्तिशाली वंश हुए जिन्होंने इसे विकसित और शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए मेन टॉपिक को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, 16 महाजनपदों में से मगध एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब सवाल पैदा होता है कि इसके शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण रहे, यानी किस वजह से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया। तो इसमें सबसे पहला कारण है विस्तृत उपजाऊ मैदान। तो मगध की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी, क्योंकि ये नदियों से घिरा हुआ था। यानी इसके एक तरफ गंगा नदी थी, एक तरफ सोन नदी और एक तरफ गंडक नदी थी, जो इसे उपजाऊ बनाती थी। दूसरा कारण है प्राकृतिक सुरक्षा। तो दोस्तों, किसी भी राजा या देश प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कोई देश या राजा उस पर चढ़ाई न कर दे, हमला न कर दे। लेकिन मगध महाजनपद कुछ प्राकृतिक कारणों से इन सब चीज़ों से सुरक्षित था। जैसे इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, उत्तर में गंगा नदी थी, इसके पूरब में फाल्गु नदी थी और पश्चिम में सोन नदी थी। तो ये 3 सिमत में नदियों से और एक सिमत दक्षिण में पर्वत से घिरा हुआ था, जो इसे बाहरी आक्रमण से सुरक्षित बनाते थे। तो इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा मुहैया थी। इसके सबसे शक्तिशाली होने का अगला कारण है खनिज संसाधनों की उपलब्धता। तो यहाँ खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। चौथा कारण है व्यापार में वृद्धि। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी और यहाँ आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होता था, जिसे ये लोग दूसरे महाजनपदों में निर्यात करते थे, जिस वजह से इसे काफी अच्छी इनकम होती थी। तो ये भी एक कारण रहा इसके सबसे शक्तिशाली होने में। अगला कारण है वन क्षेत्र और हाथियों की उपलब्धता। तो मगध महाजनपद में काफी ज्यादा वन और जंगल थे, जिसमें काफी संख्या में हाथी पाए जाते थे, जो युद्ध और दूसरे कामों में काफ़ी उपयोगी साबित होते थे। अगला कारण है कृषि और युद्ध आदि में लोहे का उपयोग। तो ये लोग कृषि और युद्ध में लोहे के उपकरण और औजारों का उपयोग बहुत ही निपुणता से करते थे, जिस वजह से मगध महाजनपद और जनपदों से आगे निकल गया। अगला कारण है धान की रोपाई की तकनीक का विकास। ऊपर आपने जाना कि ये 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ था और धान की फसल को पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके आसपास से बहने वाली ये नदियाँ धान के लिए पानी की ज़रूरत पूरी करती थीं। तो यहाँ धान की रोपाई की पद्धति का विकास इसी महाजनपद में हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया। अगला प्रश्न है कि इस पर सबसे पहले किस वंश ने शासन किया। तो महाभारत से हमें ये जानकारी मिलती है कि वीर्यद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला वंश था, जिसके संस्थापक वीर्यद्रथ थे और इस वंश का सबसे क्रूर और प्रतापी शासक जरासंध था। लेकिन इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है कि वीर्यद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला वाकई पहला वंश था। यानी इसकी जानकारी सिर्फ महाभारत से तो मिलती है, लेकिन किसी ऐतिहासिक प्रमाण से इसकी जानकारी नहीं मिलती है।
और ऐतिहासिक प्रमाणों और साक्ष्यों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहला वंश जिसने मगध पर शासन किया वो था हर्यक वंश। दूसरे नंबर पर शासन करने वाला वंश था शिशुनाग वंश। तीसरा था नंद वंश। उसके बाद मौर्य वंश ने शासन किया। पांचवा वंश था शुंग वंश। उसके बाद था कर्ण वंश और मगध पर शासन करने वाला 7वां और आखिरी वंश था सातवाहन वंश। इन 7 वंशों को याद करने की एक ट्रिक है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, हसीन माशूक 7। आप चाहें तो इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। यानी हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शू से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, 7 से सातवाहन वंश। याद करने के लिए यह बहुत ही कॉमन ट्रिक है। मगध जनपद एक ही है, लेकिन बारी बारी से इन 7 वंशों ने इस पर शासन किया। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऊपर के 3 वंश यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। बाकी वंशों के बारे में किसी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आइए इन तीनों वंशों को एक एक करके देखते हैं। तो मगध के ऊपर शासन करने वाला पहला वंश था हर्यक वंश। तो पीछे आपने जाना कि महाभारत के हिसाब से मगध महाजनपद पर शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश है। हालांकि हमें इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला, जबकि ऐतिहासिक प्रमाण और साक्ष्य के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था, जिसकी जानकारी हमें ऐतिहासिक प्रमाण से मिलती है। और हर्यक वंश का पूरा शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। और इस वंश में 4 शासक हुए। सबसे पहला था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरा शासक था अजातशत्रु। तीसरा था उदयन और इस वंश का चौथा और आखिरी शासक था नागदशक। तो हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, यानी बिंबिसार ही ने हर्यक वंश की शुरुआत की और इस वंश का पहला शासक बना। इसने गिरिब्रज को मगध की पहली राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में उसने राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया। राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का गृह, यानी राजाओं के रहने की जगह। बिंबिसार अपनी एक इंटरेस्टिंग बात के लिए प्रसिद्ध है, वो ये कि बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में प्राप्त किए गए क्षेत्रों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी वो किसी राजकुमारी से शादी करता और दहेज में उसे जो क्षेत्र मिलता वो उसे अपनी सल्तनत में मिला लेता। परिणाम स्वरूप उसका साम्राज्य और बढ़ जाता था। और एग्जाम में ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा गया है कि किस शासक ने विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसका उत्तर है बिंबिसार। तो बिंबिसार ने कुल 3 विवाह किए थे। इसने पहला विवाह कौशल राज की बेटी महाकौशला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, उससे किया। इस विवाह से बिंबिसार को दहेज में काशी महाजनपद मिला। काशी आप जानते होंगे, जो वर्तमान में वाराणसी और बनारस के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से ये एक महाजनपद था और तब ये काशी के नाम से जाना जाता था। और बिंबिसार ने दूसरी शादी चेलना, जिसे छलना भी कहा जाता है, जो वैशाली महाजनपद की लिच्छवी की राजकुमारी थी, उससे किया, जिसके बाद वैशाली से भी इसके अच्छे संबंध बन गए। इसने तीसरा विवाह छेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी से किया। तो इसने कुल 3 शादियां की, जिसमें इसे काफ़ी क्षेत्र मिले, जिसे इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग प्रांत को जीत लिया और उसे अपने राज्य मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग का सेनापति बना दिया। और बिंबिसार के समय में एक बार अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग नामक एक लाइलाज बीमारी हो गई और वहां के वैद्यों ने उसे बता दिया कि आप बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो, जिस वजह से वो अपने जीवन से मायूस हो गया। तो उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने दरबार के शाही वैद्य को, जिसका नाम जीवक था, जीवक को प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा, जिसके इलाज से प्रद्योत स्वस्थ हो गए। तो अवंती से भी बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए। और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बिंबिसार ने प्रद्योत के इलाज के लिए जिस वैद्य को भेजा था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम जीवक था, जो अभी आपने जाना। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और बिंबिसार के अंतिम दिनों में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इससे कहा कि पिताजी, आपने बहुत राजपाट कर लिया, अब आप राजगद्दी छोड़ें, क्योंकि मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं राजगद्दी पर बैठकर पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन बिंबिसार ने उसकी बात नहीं सुनी
जिस वजह से उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसके पेट में भाला घोंपकर उसकी हत्या कर दी और मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। तो अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा। अजातशत्रु के नाम का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला, और इसे कुनिक भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अजातशत्रु का एक और नाम क्या था, तो इसे कुनिक नाम से भी जाना जाता था। बहरहाल 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। इसीलिए इसे पितृहंता कहा जाता है, बल्कि इस पूरे हर्यक वंश को ही पितृहंता कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी भी हत्या इसके बेटे ने कर दी थी, तो इसीलिए इस पूरे वंश को पितृहंता कहा जाता है, यानी पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त करने वाला। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने बौद्ध धर्म की वीडियो में विस्तार से बताया है। आप चाहें तो इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर बौद्ध धर्म की वीडियो देख सकते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु ने आक्रमण करके वैशाली को मगध में मिला लिया और इसी युद्ध में इसने 2 नए हथियारों महाशिलाकंटक और रथ मूसल का इस्तेमाल किया था। ये उस समय के 2 आधुनिक हथियार माने जाते थे। और अजातशत्रु के आखिरी टाइम में इसके बेटे उदयन, जिसे उदयन भी कहा जाता है, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु से कहा होगा कि पिताजी आपने बहुत राजपाट कर लिया, अब आप राजगद्दी छोड़ें, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं जिसे मैं राजगद्दी पर बैठकर पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन अजातशत्रु ने इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि इसने भी यही बात अपने पिता से कही थी और इसके पिता ने इनकार कर दिया था, जिस वजह से इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। यानी अजातशत्रु ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। नतीजे में इसके बेटे उदयन ने चाकू घोंपकर इसकी भी हत्या कर दी और राजगद्दी पर बैठ गया। अब आपने जान लिया होगा कि इस पूरे वंश को पितृहंता क्यों कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने गद्दी हथियाई थी और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन ने राजगद्दी प्राप्त कर ली, तो इसीलिए इस पूरे वंश को पितृहंता कहते हैं। बहरहाल उदयन ने गंगा और सोन नदी के पास एक शहर बसाया और उसका नाम पाटलिपुत्र रखा, जो वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है, जो इस वक्त बिहार की राजधानी है। और ये शहर बसाने के बाद उसने राजगृह से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था और इसी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया। लेकिन उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु और दादा बिंबिसार से सीख ली थी, इसीलिए इसने अपने बेटे नागदशक को सहूलत से राजगद्दी सौंप दी थी। यानी इसके बेटे को राजगद्दी के लिए इसकी हत्या नहीं करनी पड़ी थी। हो सकता है इसने अपने बेटे से कहा हो, जब भी तुझे शासन करना हो और राजगद्दी पर बैठना हो मुझे बता देना, मेरी हत्या मत करना। तो इसने अपने अंतिम समय में अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी थी और इसके बाद इसका बेटा नागदशक मगध का अगला शासक बनता है। और जहाँ तक बात है नागदशक की, तो ये एक अयोग्य शासक साबित हुआ, यानी इसके अंदर शासन चलाने की काबिलियत और सूझबूझ नहीं थी। इसीलिए इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। क्योंकि शिशुनाग ने ही इस वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इस वंश का नाम उसी के नाम पर शिशुनाग वंश पड़ा था। अब आइए शिशुनाग वंश के बारे में देख लेते हैं। तो पूरे शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड था 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। तो दोस्तों पीछे आपने पढ़ा कि नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की और इसने सबसे पहला काम किया कि पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर वैशाली कर दी। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। तो इसका उत्तर है शिशुनाग। इसके बाद मगध का अगला शासक कालाशोक, जो कि शिशुनाग का बेटा था, वो मगध का अगला शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही राजधानी को वैशाली से बदलकर फिर से वापस पाटलिपुत्र कर दिया। यानी इसके पिता शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को राजधानी बनाया था, इसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। और कालाशोक के शासनकाल में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हुई वो थी दूसरी बौद्ध संगीति। जी हाँ, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। पीछे आपने जाना कि पहली बौद्ध संगीति
हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक के बाद नंदीवर्मन शिशुनाग का अगला और अंतिम शासक बना, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दी। तो इस तरह से शिशुनाग वंश का अंत हो गया। तो इस तरह से मगध महाजनपद पर शासन करने वाला अगला वंश था नंद वंश, जिसका टाइम पीरियड रहा 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और पुराणों से जानकारी मिलती है कि नंद वंश का शासक शूद्र था, यानी महापद्मानंद जाति से शूद्र था। इस बात का उल्लेख पुराणों से मिलता है। और दोस्तों, महापद्मानंद इस पूरे वंश का सबसे महान शासक साबित हुआ था, क्योंकि इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को पराजित करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था। इसीलिए महापद्मानंद ने सर्वछात्रांतक की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसने कलिंग पर हमला करके और उसे जीत कर एकराट की उपाधि भी हासिल की। यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कलिंग को पराजित करने के बाद महापद्मानंद ने कौन सी उपाधि हासिल की। तो इसने एकराट की उपाधि हासिल की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में जो उड़ीसा वाला इलाका है वही तब कलिंग हुआ करता था, क्योंकि ये इलाका अपने वनों और उसमें पाए जाने वाले हाथियों के लिए बहुत मशहूर था और अशोक ने भी इस पर अपने समय में आक्रमण किया था। तो इस तरह से महापद्मानंद ने क्षत्रियों को पराजित करने के बाद छात्रांतक और कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि हासिल की। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिली कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों, कलिंग नरेश ने एक शिलालेख बनवाया, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी से पता चला कि महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और महापद्मानंद ने कलिंग में सिंचाई के लिए एक नहर भी खुदवाई थी। ये भी हाथी गुम्फा लेख से पता चला है। महापद्मानंद के कुल 8 लड़के थे। इन्हीं 8 में से इसका एक पुत्र धनानंद था, जो इस नंद वंश का दूसरा और अंतिम शासक बना था। अब आइए धनानंद के बारे में जान लेते हैं। तो धनानंद ने 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। धनानंद एक बहुत क्रूर और जालिम शासक था। और दोस्तों, धनानंद का टाइम पीरियड और सिकंदर का टाइम पीरियड बिल्कुल एक ही था, यानी जिस समय सिकंदर था उसी समय धनानंद भी मगध पर शासन कर रहा था, क्योंकि इसी के समय में सिकंदर ने, जो कि मेसिडोनिया का शासक था, उसने पश्चिम उत्तर भारत पर हमला किया था इसी धनानंद के शासनकाल में। और एक बार धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके अपने दरबार से निकाल दिया था। हुआ ये था कि जब चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर हमला करने वाला है, तो चाणक्य धनानंद के पास गए, क्योंकि उस समय मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो सिकंदर को रोक सकता था। तो चाणक्य धनानंद के पास गए और उसे बताया कि यूनानी हम पर हमला करने वाले हैं, कृपया आप कुछ करो। लेकिन पीछे मैंने आपको बताया कि धनानंद बहुत अहंकारी और क्रूर और घमंडी था। बजाय बात समझने के, इसने अपने सैनिकों से कहा कि इस ब्राह्मण की शिखा खोलकर, शिखा यानी चोटी, इस ब्राह्मण की शिखा खोलकर इसे धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दो। लेकिन उसी समय चाणक्य ने भी धनानंद से कहा था कि मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें मगध की गद्दी से उखाड़ कर फेंक न दूं, तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। फिर चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद पर आक्रमण करके उसे हरा दिया, जिसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। और इस मौर्य वंश को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और यूनानी आक्रमण के बारे में भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।